आपको आदिकाल से संबंधित 30 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। आज हम 31 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं। 31 से लेकर 50 क्वेश्चन मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगी। आदिकाल टॉपिक ऐसा है, इस पर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगी। आज हमारा क्वेश्चन है 31। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? मतलब अपभ्रंश भाषा में जो काव्य लिखा गया था, तो जो रामचरित काव्य लिखा गया था वो कौन सा है? रामायण है कि रामचंद्रिका है कि पयुम चरियु है कि महापुराण है? तो अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया रामचरित है वो कौन सा है गाइस? वो है पयुम चरियु। कौन सा है? पयुम चरियु। अगला क्वेश्चन 32 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो क्या है? डिंगल है कि पिंगल है कि अपभ्रंश है कि अवधी है? तो जो पृथ्वीराज रासो की भाषा है वो क्या है? डिंगल है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिंगल भाषा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर क्या बनती है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर बनती है डिंगल। और पिंगल कैसे बनती है? पिंगल बनती है हमारी अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। अपभ्रंश में हम ब्रजभाषा का योग कर देंगे तो कौन सी बन जाएगी? हमारी पिंगल बन जाएगी। और डिंगल किससे बनेगी? अपभ्रंश में जब हम राजस्थानी के मिश्रित रूप को क्या कहेंगे? डिंगल कहेंगे। डिंगल और पिंगल का अंतर भी पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। अगला क्वेश्चन 33 है, निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से कैसी है? मुक्त है और हिंदी की रचना है, तो वो कौन सी है? बीसलदेव रासो। राउल बेल नहीं है, हम्बीर रासो नहीं है, भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपभ्रंश से प्रभावित हैं। लेकिन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो है। अगला क्वेश्चन है 34, आला ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में है? आला और ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन हमको किसमें देखने को मिलता है? क्या खुमान रासों में मिलता है कि परमाल रासों में मिलता है कि बीसलदेव रासों में मिलता है कि पृथ्वीराज रासों में मिलता है? किसमें मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये परमार है कि परमाल है। कई जगह हमको परमाल मिलता है और कई जगह हमको परमार मिलता है। मेरे अनुसार तो यह परमार रासो है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये क्या है, परमार रासो है कि परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जो रामकुमार वर्मा थे उनके ग्रंथ का नाम भी पेपर में पूछा जाता है। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो उसमें हिंदी का उन्होंने प्रथम कवि किसे माना है? क्या विद्यापति को माना है कि अमीर खुसरो को माना है कि सरहप्पा को माना है कि स्वयंभू को माना है? तो उन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो किसे माना है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। वैसे इन्होंने हिंदी का मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने जो हिंदी का जो प्रथम कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, वो किसको माना है? वो इन्होंने स्वयंभू को माना है। किसको माना है? रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना है स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है। अगला क्वेश्चन मेरा 36 है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही किनके पदों
पदों को भी। यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को क्या बताया है? आध्यात्मिक संकेत। वैसे ही किनके पदों को इन्होंने बताया है? ये किसके पदों की तुलना शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीर। किसके पदों की तुलना की है? विद्यापति के पदों की तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 37 है, देशिल बेना सब्जन मिट्ठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ये जो देशिल बेना सब्जन मिट्ठा है, ये किसकी पंक्ति है? ये विद्यापति की पंक्ति है। और ये किस भाषा की है? सदुक्कनी की है, पुरानी अपभ्रंश की है, कि प्राकृत की है, कि देशी भाषा की है? तो ये गाइस किसकी है? ये देशी भाषा की क्या है? काव्य पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा 38 आता है। देखो 38 में क्या पूछा गया है? 38 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नालय ने की है, कि विद्यापति ने की है, कि चंद्रवरदाई ने की है, कि अमीर खुसरो ने की है? तो किसने की है खड़ी बोली में रचना आदिकाल में? अमीर खुसरो ने की है। अगला क्वेश्चन 39 है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये किसने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश? घनानंद ने कहा था, विद्यापति ने कहा था, बिहारी ने कहा था, कि अमीर खुसरो ने कहा था? ये किसकी पंक्ति है? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह के थे, माधव सिंह के थे, जय सिंह के थे, कि कीर्ति सिंह के थे? विद्यापति दरबारी कवि किसके थे? कीर्ति सिंह के थे। अब देखो हमसे विद्यापति के बारे में पूछा जा सकता है। जो जो क्वेश्चन विद्यापति के बारे में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। विद्यापति कहाँ के राजा के दरबारी कवि थे? हमसे पूछा जा सकता है। तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के। ये कहाँ के राजा थे? तिरहुत के राजा थे। यह प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। विद्यापति कौन से कवि हैं? कौन से काल में आते हैं? पूछा जा सकता है। तो आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। इनके गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र था। गुरु का नाम क्या है इनके? पंडित हरि मिश्र था। यह बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति का निवास स्थान पूछा जा सकता है पेपर में। देखो मैं एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। तो ये कहाँ के निवासी थे? बिहार के दरभंगा जिला के बिस्फी नामक गांव के निवासी थे। इनकी क्या है? पदावली किस भाषा में रचित है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। इनकी पदावली है, विद्यापति पदावली है, किस भाषा में रचित है? तो ये मैथिल भाषा में रचित है। और इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या रही है? इनकी पदावली रही है। तो पूछा जा सकता है विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? इनकी विद्यापति पदावली, जो इनकी खुद की भाषा मैथिल भाषा में रचित है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो बच्चन सिंह ने जो विद्यापति को कहा है वो क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का क्या आशय है? हमसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी इस बात को कहते हैं, किस बात को कहते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को क्या बताया है? आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को बताया है। तो शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। विद्यापति
के पड़ा और गोविंद गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, यही हमारा ऑप्शन सही है। शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं कि विद्यापति के जो पद हैं ना वो अधिकतर कैसे हैं, श्रृंगारिक हैं, इसलिए तो वो इस बात को कहते हैं। विद्यापति के पद कैसे हैं, श्रृंगारिक हैं, तो यही आंसर इसका सही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, उनकी दृष्टि में नहीं था। और ये कौन से पेपर में आया हुआ है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इधर क्या है पदों। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस बात को क्यों कहते हैं, क्योंकि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखो, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या आएगा। देखो, गाथा या गाहा कहने से तो किसका बोध हो रहा है, प्राकृत का बोध। और अपभ्रंश का बोध कब होता है, जब हम दोहा या दुहा कहते हैं, जब किसका बोध होता है, अपभ्रंश का बोध होता है। चौपाई नहीं आएगा और रासो भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृत का बोध किससे होता है, क्या कहने से होता है, शुक्ल जी के अनुसार। तो क्या कहने से होता है, गाथा या गाहा कहने से। और अपभ्रंश का बोध कब होता है, दोहा या दुहा कहने से। क्वेश्चन नंबर 43 है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है। तो देखो, ये रासो शब्द का संबंध कई विद्वानों के अनुसार पूछा जाता है, किसने किससे माना है, तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो शुक्ल जी का पूछ रहा है हमसे कि रासो शब्द का संबंध शुक्ल जी किससे मानते हैं, राशि से मानते हैं, रसायन से मानते हैं, रहस्य से मानते हैं या रासक से मानते हैं। शुक्ल जी किससे मानते हैं, रसायन से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन से हैं। किस ग्रंथ के आधार पर, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर। हमको ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है, अप्रामाणिक तो कई लोगों ने माना है, लेकिन पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है। तो वो किसने माना है, डॉक्टर बूलर ने माना है, गुलेन ने नहीं माना, मुंशी देवी प्रसाद ने नहीं माना। वो किसने माना है अप्रामाणिक, डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर माना है। अब देखो 45 क्वेश्चन क्या है, स्थापना ए, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। देखो यही गलत हो गई। शुक्ल जी देखो क्या कहते हैं, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, इसने क्या लिख दिया, नहीं होता है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। स्थापना क्या कह रहा है, आर क्या कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक गलत है और आर सही है। क्यों गलत है, क्योंकि इसने क्या लिख दिया, नहीं, जबकि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। जो हेमचंद्र ने जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा था वो क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है, सौंदर्य परक ग्रंथ है कि लोक उपदेश ग्रंथ है कि व्याकरण ग्रंथ है। तो ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। और ये हेमचंद्र थे, ये कौन थे, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। ये हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे, गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कौन थे, कुमार पाल, उनके दरबार में रहते थे। उक्त व्याकरण ग्रंथ में इन्होंने किन भाषाओं का समावेश किया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। हेमचंद्र को हम क्या कहते हैं, प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हेमचंद्र को क्या कहते हैं, तो हेमचंद्र को क्या कहते हैं,
प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। और हेमचंद्र ने जो अपना व्याकरण ग्रंथ है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश किया है? उसमें उन्होंने 3 भाषाओं का समावेश किया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं का उन्होंने समावेश किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? यह क्या महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि सुभाषित संग्रह है? तो ये क्या है? सुभाषित संग्रह है। सारंगधर पद्धति क्या है गाइस? सुभाषित संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो जो अमीर खुसरो थे उनका मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान था कि अब्दुल कलाम था कि अबुल हसन था? ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो क्या था? अबुल हसन था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? हिंदी में ऐसा कौन सा कवि है जिसे राजशेखर की उपाधि से क्या किया गया था? अलंकृत किया गया था। क्या स्वयंभू को किया गया था कि विद्यापति को किया गया था कि चंद्रवरदाई को किया गया था कि जगनिक को किया गया था? तो किसको किया गया था अलंकृत राजशेखर की उपाधि से? वो थे विद्यापति। क्या आएगा इसका आंसर? विद्यापति आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। अब देखो विद्यापति की हमसे रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन कौन सी है? कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और विद्यापति पदावली है। जो विद्यापति पदावली है वो उनकी क्या है? प्रसिद्धि का कारण रही है और वो क्या है? मैथिली भाषा में रचित है। तो कीर्तिलता के रचनाकार हमसे पूछे जा रहे हैं कि विजय सिंह हैं कि विद्यापति हैं। तो जो कीर्तिलता है उसके रचनाकार कौन है गाइस? विद्यापति हैं। तो आज मैंने आपको गाइस 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन पूरे हो गए? हमारे आदिकाल से संबंधित 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। आदिकाल का मेरा टारगेट है आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन और नामकरण वाले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। और मैं आपको बीशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो का अलग से मैटर उपलब्ध कराऊंगी। क्यों कराऊंगी? क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है बीशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। इसको हम गहराई से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।